हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और अकाउंटिंग के इस क्लास में आज हम लोग जानने वाले हैं डीलर टाइप के बारे में। किसके बारे में? डीलर टाइप के बारे में कि जीएसटी में यदि देखा जाए तो डीलर टाइप क्या होते हैं। तो हमने बताया था कि जीएसटी में डीलर टाइप को कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में। और ये किसके आधार पे बांटा गया? तो उनके टर्नओवर के आधार। टर्नओवर का मतलब क्या है कि एक पूरे साल में उसने कितना कमाया और कितना खर्च किया, यानी कितना खरीदा और कितना बेचा, ये दोनों मिलाकर के क्या कहा जाता है? टर्नओवर। यानी कि बिक्री और क्रय दोनों को मिला करके क्या कहा जाता है? टर्नओवर। कितना खरीदा और कितना सेल किया। उसके बेस पर कितने प्रकार का होता है? दो भागों में बांटा गया है। तो पहला क्या होता है? रेगुलर डीलर और दूसरा कंपोजिशन डीलर। तो रेगुलर डीलर क्या होता है देखिए, तो कह रहा है ऐसे डीलर जिनका एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर 1 करोड़ रुपए से क्या हो, ज्यादा हो, अनिवार्य रूप से अपना रजिस्ट्रेशन जीएसटी की रेगुलर स्कीम में कराना होता है। यदि जिनका भी टर्नओवर 1 करोड़ से क्या है, अधिक है। आ रहा समझ में ना? यदि 1 करोड़ से अधिक है तो उनको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन तो कराना कंपलसरी है। लेकिन किसमें? रेगुलर वाले। यानी कि वो कंपोजिशन वाले में नहीं रह सकते, उनको किसमें जाना होगा? रेगुलर वाला। और उसके आगे क्या कह रहा है? कह रहे हैं यहाँ पे ऐसे डीलर्स अपना टैक्स मंथ या क्वार्टरली जमा करना होता है। और क्या कह रहा है? ऐसे डीलर्स को टैक्स कैलकुलेट करने के लिए निम्नलिखित फार्मूला का प्रयोग करना होता है। अब ध्यान दीजिएगा कि जो रेगुलर डीलर होते हैं ना, वो जो भी अपना टैक्स पेमेंट करते हैं वो तो या तो महीने में कर सकते हैं, प्रति महीने, या तो प्रति क्वार्टरली जमा कर सकते हैं। क्वार्टरली का मतलब क्या है? 3 महीने में। जैसे बोलो आपका ये चक्र बांट दिया जाए कि 12 मंथ होते हैं और 12 मंथ को कितने भागों में बांट दिया जाए? 4 भागों। तो पहले आपका कब से स्टार्ट होगा? पहले आपका स्टार्ट होगा क्या? अप्रैल, मई, जून। उसके बाद से जुलाई, अगस्त, सितंबर। उसके बाद से अगस्त, अगस्त के बाद से जुलाई, अगस्त, सितंबर हो गया ना। अक्टूबर, और अक्टूबर के बाद से नवंबर, और उसके बाद दिसंबर। फिर क्या आएगा आपका? जनवरी, फरवरी, और तो ये 3 महीने का टैक्स एक बार, फिर ये 3 महीने का टैक्स एक बार, ये 3 महीने का टैक्स एक बार, और ये 3 महीने का एक बार। यानी कि पूरे 12 महीने में ये कितने बार टैक्स पेमेंट करेंगे? अच्छा, इतना क्लियर है ना? तो चाहे ये तो 4 बार जमा करें या तो 12 महीने में 12 बार जमा करें, ये इनके ऊपर डिपेंड करता है। अब फार्मूला क्या है? देखिए आप दे रहा है जीएसटी पेएबल टैक्स लायबिलिटी माइनस आईटी इनपुट टैक्स क्रेडिट। अब आप लोग को बताया कि इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है, बताइए कोई। व्हाट इज इनपुट टैक्स क्रेडिट? शॉर्ट नेम आईटीसी। जवाब दीजिए आप लोग, आईटीसी क्या है? ध्यान दीजिए कि जैसे हम क्या करते हैं, यदि कोई सामान खरीदते हैं, क्या करते हैं? कोई सामान खरीदते हैं तो हम आपको बताए थे कि परचेज के समय दिया गया टैक्स, क्या किया गया होगा? परचेज के समय। यानी कि यदि आपका बिजनेस यहाँ है और आप गोरखपुर में कुछ गए खरीदने के लिए, और आप सामान कितना रुपए में खरीदे हैं? 100 रुपया में। और 5 रुपए इससे आप क्या जोड़ लिए हैं? जीएसटी। तो यही 5 रुपए आपका क्या कहलाएगा? आईटीसी कहलाएगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट। ये 5 रुपए आपका क्या है? आईटीसी है, यानी कि इनपुट टैक्स क्रेडिट। और यदि आप क्या करते हैं, ये आपका बिजनेस है और आप अपने बिजनेस से कोई सामान सेल करते हैं, तो यदि आप कोई सामान जो 100 रुपये का होगा, तो आप उसे अगर जो जीएसटी लेंगे तो 5 रुपया वसूलेंगे ना। 5 रुपया ज्यादा लेंगे कि नहीं लेंगे? तो ये जो आप 5 रुपया यहाँ पे एक्स्ट्रा लेंगे तो आपका क्या कहलाएगा? टैक्स लाइबिलिटी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? टैक्स लाइबिलिटी कहलाएगा। तो अब इतना क्लियर है ना? खरीदते समय दिया गया टैक्स आपका आईटीसी, और सेल करते समय दिया लिया गया आईटीसी आपका टैक्स क्या कहलाएगा? आपका टैक्स लायबिलिटी। तो वही कह रहा है कि आपका जो टैक्स लायबिलिटी आएगा ना, उसी टैक्स लायबिलिटी में से माइनस कर देंगे किसको? आईटीसी को। और आप लोग को बताए भी थे, सपोज करिए कि आप खरीदते समय जो है 5 रुपए जीएसटी दिए, और खरीद करके जब लाए तो बेचते समय आपने जीएसटी कितना लिया? 6 रुपया। तो कह रहे हैं यहाँ पे क्या फार्मूला अपनाया है?
देखिए यहाँ पे फार्मूला कह रहा है कि आपको क्या करना होगा, यही है ना जी। आप जीएसटी कितना पेमेंट करेंगे, तो कह रहा है टैक्स लायबिलिटी ले लीजिए और माइनस कर दीजिए इनपुट टैक्स क्रेडिट, जो बचेगा वही आपको क्या करना है, पेमेंट करना है। तो क्या करेंगे, तो यहाँ पे देखिए पहले क्या दिया है, जैसे हम यहाँ पे आएंगे तो आई ये हमारा टैक्स लायबिलिटी तो यही है ना, सेल करते समय लिए हैं, और ये हमारा क्या है, आईटीसी। तो इसमें से इसको क्या कर देंगे, माइनस, यानी कि 6 में से माइनस करेंगे 5 को, कितना बचेगा, 1। अब यही 1 रुपया हमको क्या करना होगा, सरकार को देना। तो अब ये रेगुलर स्कीम समझ में आ रहा है ना। लेकिन जब हम कंपोजिशन में आएंगे, तो कंपोजिशन में हम बताए थे कि जैसे आप कंपोजिशन में जब जाएंगे ना, तो कंपोजिशन में क्या करना होता है, किसको कहेंगे, तो जिनका टर्नओवर 1 करोड़ से क्या होगा, कम हो, अधिक न हो, वो किसमें आएंगे, 1 करोड़ से कम हो तो कंपोजिशन डीलर में आएंगे। देखिए यहाँ कह भी रहा है, ऐसे डीलर जिनका एनुअल एग्रीगेटेड टर्नओवर 1 करोड़ रुपए से कम हो, वो अपना रजिस्ट्रेशन जीएसटी कंपोजिशन स्कीम में भी करा सकते। अब अगर क्या वास्तव में कंपोजिशन स्कीम को जीएसटी प्रोग्रेस को आसान बनाने के लिए किया गया। तो जो कंपोजिशन डीलर का ये बना था फीचर में, ये जो जीएसटी है ना, जीएसटी का प्रोसेस को आसान करने के लिए ही बनाया गया। क्योंकि यदि सपोज करिए कि यदि सिर्फ हमारा रेगुलर ही रहे, कंपोजिशन न रहे, और उस समय पता करना हो कि कौन से डीलर जो हैं 40 लाख 1 करोड़ से कम की और 1 करोड़ कौन 1 करोड़ से अधिक की, तो क्या ऐसे पता लग पाएगा, सर्च करना पड़ेगा ना। लेकिन हम अलग अलग चेक करना चाहते हैं, तो कंपोजिशन और रेगुलर के माध्यम से आसानी से पता कर सकते हैं। कोई दिक्कत इसमें। अब आगे कह रहा है कि यदि अगर जो ये कंपोजिशन डीलर हैं, तो इनके अंतर्गत इनके लिए निम्नलिखित नियम बनाए गए। इनके लिए कई सारे नियम हैं। पहला नियम क्या दिया है, कह रहा है ऐसे डीलर्स को अपने टर्नओवर पर आधारित परसेंटेज, यानी कि करंट रेट इसमें कितना है अभी, 1%, ही टैक्स के रूप में गवर्नमेंट को जमा करना पड़ता है। अब सपोज करिए कि 1 लाख का यदि ये कोई सामान खरीदेंगे, तो ये कितना जीएसटी पेमेंट करेंगे, 1,000। कितना जमा करेंगे, 1 लाख का करते तो कितना जमा करेंगे, 1,000, यानी कितना ये जीएसटी पेमेंट कर लेगा। आ रहा समझ में ना। लेकिन ये जो कंपोजिशन वाला रेगुलर वाला होता, तो ये खरीदते समय जितने रुपया का जीएसटी दिया होता ना, तो लेते समय उतना माइनस करके, और जो बाकी बचेगा उसी को क्या करेगा, पेमेंट कर देगा, जिसके पास जीएसटी ज्यादा खर्च होने वाला नहीं। और आगे देखिए कह रहा है, ऐसे डीलर्स को न तो डिटेल, क्या दे रहे हैं यहाँ पे, रिलेटेड रिकॉर्ड मेंटेन करने की जरूरत पड़ती है, और ना ही टैक्स इनवॉइस इशू करने की। यदि आप रेगुलर स्कीम में रहेंगे ना, तो रेगुलर स्कीम में क्या करना होगा, यदि आप छोटा छोटा कोई सामान सेल खरीद करते हैं ना, चाहे परचेज करते हैं, तो भी आपको सेल की एंट्री क्या करना होगा, करना होगा। लेकिन यही आप चले जाएंगे किसमें, कंपोजिशन में, तो आपको मेंटेन करने की कोई आवश्यकता नहीं। फिर आगे कह रहे हैं यहाँ पे, ऐसे डीलर्स के लिए क्वार्टरली रिटर्न फाइल करना होता है। क्वार्टरली का मतलब कितने महीने में, 1 महीने में। क्वार्टरली का मतलब कितने महीने, 3 महीने में ये एक बार अपना टैक्स क्या करेंगे, जमा करें। और आगे कह रहा है, इसके यहाँ कह रहा है ऐसे डीलर्स को आईटीसी प्राप्त नहीं होता है, और ऐसे डीलर को टैक्स इनवॉइस करने का कोई अधिकार नहीं। टैक्स इनवॉइस कौन इशू करेगा, जो क्या करेगा, टैक्स सहित गुड्स को सेल करेगा, वही तो इशू करेगा ना। और जिसके पास टैक्स नहीं लगा है, वो बिल ऑफ सप्लाई लगाएगा, यानी कि आप उसने खरीदा और इसने बेचा, उसके लिए क्या मिला, एक बिल ऑफ सप्लाई। और टैक्स इनवॉइस क्या, ये क्या दिया आपका, टैक्स इनवॉइस क्या है, कि जिसमें टैक्स इंक्लूड हो और सिस्टम के द्वारा क्या किया गया हो, बनाया गया हो, वो आपका क्या है, टैक्स इनवॉइस। और फिर आकर ऐसे डीलर्स टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकते, यानी कि जो भी कंपोजिशन डीलर में आएंगे ना, ये कोई टैक्स को कलेक्ट नहीं कर सकते, सिर्फ क्या कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं। और देखिए आगे कह रहा है, कंपोजिशन बिटवीन, कारपोरेशन दे रहा है ना, कंपेरिजन बिटवीन कंपोजिशन डीलर एंड रेगुलर डीलर। अब इन दोनों में अंतर क्या है,
अंतर देखिए आप कहीं पता लग जाएगा, शायद उस दिन बताया भी थे आप लोग, बनाए थे आप लोग एक्सेल में ना, तो पता लगा था ना। अंतर क्या था कि इसने क्या किया, कंपोजिशन वाले डीलर ने जितना पैसा कमाया उसी का 1% निकाल के और इसको दे दिया, ये कर सकते हो ना। और रेगुलर वाले ने क्या किया, तो जितना वो खरीदते समय दिया था जीएसटी और बेचते समय जितना जीएसटी लिया है, इसमें से इसको माइनस कर दिया है, और जो बचा है वही अब ये जीएसटी को क्या करेगा, पेमेंट करेगा, यानी कि इसको ज्यादा जीएसटी देने की आवश्यकता नहीं। क्लियर है ना। अब जैसे इसके थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो आगे आपको दिखाई देगा इनवाइसिंग। इनवाइसिंग आप लोग को बताए थे, इनवाइस दो प्रकार के होते हैं, एक टैक्स इनवाइस और दूसरा बिल ऑफ सप्लाई। तो टैक्स इनवाइस क्या है कि ऐसे गुड्स जिसमें क्या किया गया हो, गुड्स को सेल करते समय टैक्स लगा, उसके लिए क्या जनरेट करेंगे, टैक्स इनवाइस। और जिसमें कोई टैक्स न लगा हो वहां पे हम क्या कोई कोई लगाएंगे, नहीं। और उसके आगे कह रहा है इसमें क्या, अब देखिए जब कंपोजिशन डीलर का आता है ना, जब गुड्स सप्लाई करता है तो एक इनवॉइस का कितना कॉपी निकलता है, चार, तीन निकलता है। तीन क्यों निकलता है, एक रह जाता है कस्टमर के पास जो खरीदने जाता है, दूसरा जो बेचता है उसके पास, और तीसरा चला जाता है किसके पास, ट्रांसपोर्टर के पास जो सामान लेके जाने वाला है। और उसके बाद से आता है आपका क्या, टाइप्स ऑफ डीलर। कब कब डीलर टाइप आपका क्या बनेगा, तो बता रहा है यहाँ पे कि यदि क्या हुआ, रेगुलर डीलर में है और टैक्सेबल में है, तो क्या होगा, टैक्स इनवाइस इशू होगा। और यदि रेगुलर डीलर है लेकिन एग्जेम्प्टेड गुड्स यानी कि बिना जीएसटी का कोई गुड्स सेल कर रहा है, तो वो किस में आएगा, बिला सप्लाई। फिर कह रहा कंपोजिशन डीलर है तो बिला सप्लाई में ही जाएगा, और कंपोजिशन डीलर एग्जेम्प्ट है तो भी किस में जाएगा, बिला सप्लाई। तो यहाँ तक कोई दिक्कत। और उसके बाद हम आपको बता रहे थे एचएसएन कोड, जिसको सैग कोड के नाम से भी जाना जाता है। एचएसएन कोड का पूरा नाम क्या होगा, बताइए आप लोग, एचएसएन कोड का पूरा नाम, हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ। आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि जैसे हम एचएसएन कोड पे जाते हैं तो ये जो भी हम गुड्स खरीदते हैं ना, उस गुड्स को बताता है कि ये कितने का है या कितना रेट है, वो आप एचएसएन कोड के माध्यम से क्या कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। और उसके नीचे आपको दिया होगा जीएसटी में कितने डिजिट का होता है एचएसएन कोड, तो 2 अंक का, 4 अंक का, और 4 अंक के बाद से 8। तो 2 अंक कब होगा, कि जब 1.5 करोड़ से लेकर के और 2 करोड़ के बीच में रहेगा, तब आपका क्या होगा, तो कितना होगा, क्या 1.5 करोड़ से लेकर के, हाँ 5 करोड़ दिया है, यहाँ पे 2 डिजिट दिया है, कितना हो रहा है, 1.5 करोड़ से लेकर के और कहाँ तक, 5 करोड़ तक है यदि, तो उस फाइनेंशियल के जितने भी एचएसएन कोड बनेंगे कितने डिजिट के बनेंगे, 2 डिजिट के। और आगे क्या रहा है, यदि यही क्या होता है 5 करोड़ से मोर देन, अधिक होता है कितना से, 5 करोड़ से अधिक होता है, तब कितने अंक का होगा, 4 अंक। और हाँ, और 8 अंक कब होगा, कि जब किसी गुड्स का इंपोर्ट या एक्सपोर्ट किया जाता है, आयात या निर्यात किया जाए, तो उस समय गुड्स का कितना होता है, 8। यहाँ तक तो क्लियर है ना। तो अब ये एचएसएन कोड आप लोग को उस दिन बताए भी थे, और बोले भी थे आप लोग थोड़ा सा घर से पढ़ लीजिए। कितने लोग पढ़े थे घर से, कोई पढ़ा हो तो आप लोग बताइए। और बस, आज चलिए, इसके बाद से आज हम लोग को जानना है क्या, इनपुट क्रेडिट मैकेनिक्स। अब ये इनपुट क्रेडिट क्या है, तो जो हम अभी इसके पहले आईटीसी आप लोग को बताए हैं, आईटीसी कब प्राप्त होता है, कि जब आप कोई गुड्स क्या करते हैं, खरीदते हैं, और उसके साथ साथ जो जीएसटी पेमेंट करते हैं, वही जीएसटी आपका क्या कहलाता है, आईटीसी कहलाता है। कह रहा आईटीसी का सिमलेस फॉलो जीएसटी का बेसिक फ्यूचर है, जिसके अंतर्गत आईटीसी का फ्लो मैन्युफैक्चरर से कस्टमर की ओर होता है। यानी कि क्या होता है, अब सपोज करिए, कह रहा है कि जो भी मैन्युफैक्चरर होता है ना, मैन्युफैक्चरर से फ्लो होता है किसके तरफ, किसके तरफ होता है, कंज्यूमर के तरफ। किसके तरफ होता है, कंज्यूमर। यदि आप लोग देखें, तो अगर जो मैन्युफैक्चरर कोई सामान कितने में सेल किया है,
100 रुपया। तो 100 रुपया हम 5% निकालेंगे, कितना रुपया आएगा? 100 का 5%, 5 रुपया आएगा ना। हम्म, तो 5 रुपया ही होगा ना, वही कह रहे हैं ना। यदि 100 रुपया यदि आप कोई सामान खरीदते हैं और 5% जीएसटी लगा है, तो जीएसटी आपका कितने अमाउंट में आएगा? 5 रुपया। तो आपने खरीदते समय कितना पैसा दिया? 100। तो ये पैसा आपने किसको दिया है? अपने सप्लायर। किसको दिया है? अपने सप्लायर। अब अब जब ये आपका जो भी कंज्यूमर होगा या जो भी आपका कोई ऑनर होगा, यदि उस सामान को सेल करेगा, तो क्या ये 105 में ही सेल करेगा? अब ये कम से कम कितना में सेल करेगा? 120 में। तो 120 का 5% जीएसटी कितना होगा? क्या रुपया होगा? 6 रुपया। तो अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे कितना था आपका? 5, और यहाँ पे कितना है? 6। तो यदि आप अब आप क्या करेंगे? टैक्स लायबिलिटी में से आईटीसी को माइनस कर कितना बचेगा? 1। और यही एक आपका क्या है? एक आपका क्या कहलाएगा? आईटीसी कहलाएगा, जो आपको पैसा क्या हो चुका है? मिल चुका। तो यहाँ तक तो क्लियर है ना, कोई दिक्कत? अब देखिए आगे यहाँ पे कह रहा है, क्योंकि लास्ट मंथ की रिटर्न भरने के बाद शेष बची हुई आईटीसी करंट मंथ के आईटीसी को पहले ऐड किया जाता है, फिर उसे करंट मंथ की टैक्स लायबिलिटी के साथ एडजस्ट किया जाता है। अब समझिएगा क्या कह रहा है, कि जब भी आप जीएसटी पेमेंट करते हैं ना, क्या करते हैं? जीएसटी पेमेंट करते हैं, और पेमेंट करने के बाद से आप किसी कारण से पूरा जीएसटी पेमेंट नहीं किए, क्या किए? पूरा जीएसटी पेमेंट नहीं किए, कुछ आपको पैसा भी क्या करना है? देना है। तो वो अगले साल के अगले महीने के लिए वो क्या बन जाएगा? इनपुट टैक्स क्रेडिट मैकेनिज्म बन जाएगा। यदि यहीं पे आप ध्यान दीजिए थोड़ा सा, इसको थोड़ा सा हटाते हैं। क्या कह रहा है? कि लास्ट मंथ की रिटर्न भरने के बाद बची हुई आईटीसी करंट मंथ की आईटीसी को वो पहले ऐड किया जाता है। यानी कि जो पिछले महीने की आईटीसी बची रहेगी ना, वो आईटीसी आपको इस मंथ में क्या कर लेना होगा? ऐड कर लेना होगा। क्या कर लेंगे? ऐड कर लेंगे। फिर आगे कह रहा क्या? टैक्स लायबिलिटी से ज्यादा, तो टैक्स पेयर को इस मंथ कोई भी टैक्स जमा नहीं करना पड़ेगा। यदि आप पिछले पिछले महीने का जो भी टैक्स है यदि इसी महीने में दे देंगे, तो आपको अगले महीने में टैक्स पेमेंट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये किसके बारे में दिया है? इनपुट क्रेडिट मैकेनिज्म के बारे में। तो आप लोग ये पढ़ लीजिएगा, इनपुट मैकेनिज्म, और उसका से इनपुट टैक्स क्रेडिट सेट ऑफ। और जब ये आप लोग पढ़ लेंगे, तब आप लोग को अगली क्लास में हम यहाँ पे बताएंगे जीएसटी कितने प्रकार के होते हैं, और ये जीएसटी क्या क्या कैसे कैसे काम करते हैं। क्लियर है ना? तो आज इसलिए आप लोग पुराना वाला कुछ रिपीट करा दिए हैं, ताकि आप लोग को भूले ना। जब भी हम पूछे तो आप लोग आसानी से क्या कर सकें? बता सकें। हो जाएगा ना? कोई दिक्कत? आज के लिए बस इतना ही।